चल आगे के। आज हम लोग लेसन नंबर 2 का तनी खूब बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। पाठ का नाम है बाबू पुष्पी पादपों में। अच्छा एकदम पहले गौर पर ही देखना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। एक बार सबको किताब दे दो, नहीं किताब से। आज जो तुम लोग पढ़ोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। आओ चलो पहले आ जाओ, सुनो। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। पहले कुछ बेसिक इसके बारे में बता दें। देखो पहला एक बात होता है बाबू जनन। अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने जाति को बनाए रखता है। जाति किसे कहते हैं, पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। जनसंख्या जिसको कहते हैं हम लोग, एक ही जीव की जितनी संख्या होती है उसी को जनसंख्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जनन वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है, उत्पत्ति करता है और वह अपने जाति को बनाए रखता है। जहाँ सोचो अगर मनुष्य आज से ऐसा एगो लहर चले कि केहू लड़के ना पैदा करी, तावेला समय मनुष्य के जात के अस्तित्व समाप्त हो जाए। लेकिन बा एगो जात था दूगो निकला था, तो आदमी क्या होता है, ये प्रक्रिया माने जाति की प्रक्रिया बनी रहती है, उसी को हम लोग जनन कहते हैं। जनन याद हुआ कि क्या होता है। जनन का मतलब होता है कि अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। अच्छा सुनो, जनन में एक होता है लैंगिक जनन, और एक होता है अलैंगिक जनन। देखो लैंगिक, इसमें लैंगिक के बारे में पढ़ना है कि इसमें जनन का मतलब होता है जनक, जो पैदा करते हैं उसको जनक कहते हैं, जो पैदा होता है उसको संतति कहते हैं। तो लैंगिक जनन एकदम सुनते रहना बाबू, सीखो ना, मत लिखो कुछ, सीखो। आज बस सिखाने के लिए ही पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें एक नर होता है, एक मादा होता है, जो माने आपके चाहिए, दो अवश्य चाहिए। बात समझ रहे हैं, दो अवश्य चाहिए। और इस लैंगिक जनन के अंतर्गत जनक से जो जीव बनता है वह थोड़ा सा डिफरेंट होता है, माने अपने माता पिता से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो संतति बनता है, जो जीव बनता है, ऐसा क्यों होता है, डीएनए के कारण। याद है ना आप लोग को, जो जनक में जो डीएनए पाया जाता है वही डीएनए संतति में पाया जाता है। 99.9%, 0.1% अलग होता है, वही से डिफरेंट होता है। अच्छा मान लीजिए कि इसमें सब लोग बैठे हैं, आप लोग मिलाइए, कभी पापा का मुंह देखिएगा, आप अपना शीशा में देखिएगा, डिफरेंट थोड़ा सा आएगा, कुछ ना आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैचिंग भी करेगा, अधिकतर मैचिंग करेगा। एक चीज तो और ही मैचिंग नहीं करेगा। बताओ भाई भाई में कौन ऐसा चीज जो अलग होता है, भाई भाई में कोई ऐसा चीज है जो अलग होता है, उसका नाम है ब्लड ग्रुप। लोग कहते हैं ना भाई भाई अपना, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाए, ये डिफरेंट होता है। तो माने लैंगिक जनन में जो जीव बनता है उसका जो क्वालिटी होता है वह जो माता पिता होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। बात समझ में आई। तो लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अभी सब आप आगे देखेंगे। अगर पुरुष के माने अगर जंतु की बात करें तो जंतु में भी एक मान लीजिए नर होता है, एक मादा होता है। तो नर जो होता है इसमें प्रमुख जनन अंग जो होता है वृषण होता है ना, वृषण। और जो मादा होती है उसमें क्या होती है, अंडाशय। और वृषण में शुक्राणु बनते हैं, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु की संख्या लगभग पुरुष में 100 से लेकर के 400 मिलियन होती है। याद करना, 100 से लेकर 400 मिलियन होती है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 के ऊपर 6 मिलियन जहाँ भी होगा। लेकिन जो स्त्री होती है उसमें मात्र एक ही अंडाणु बनता है, एक ही अंडाणु बनता है हर महीना, आप जानते होंगे। अब पुरुष में 100 से लेकर 400 मिलियन शुक्राणु रहते हैं। खैर इससे कम रहेंगे तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा, अधिक रहेगा। हमारा कहते हैं 12 मिलियन धैके हो राजकुमार के अधिक मात्रा में उसमें। तो लैंगिक जनन जान गए। अब अलैंगिक जनन आते हैं। अलैंगिक जनन में जो जीव बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होता। याद कर लेना सब। अलैंगिक जनन में जो जीव बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। एक ही कोशिका के द्वारा इसमें लैंगिक जनन होता है। अगर पाठ 1 पढ़ते ना
तो पाठ्यक्रम में खाली अलैंगिक जनन के बारे में ही पढ़ना। विखंडन द्वारा जनन माने कोई एक जीव है, दो भागों में टूट जाता है, दोनों भाग एक नए नए जीव का निर्माण करते हैं, तो विखंडन द्वारा जनन होता है। ये अधिकतर आप जानते होंगे इलोथ्रिक्स में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा का नाम सुने ही होंगे आप, चाहे प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, चाहे आपके मान लीजिए ईस्ट का नाम सुनेंगे उसमें पाया जाता है। माने जो अकोशिकीय जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। तो जनन जान गए, लैंगिक जनन जान गए, अलैंगिक जनन जान गए। अब हम लोग आते हैं अपनी पढ़ाई पर। पहले कुछ बातें बता दें, ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो कुछ बात पहले समझो। हम लोग इस पाठ में पादप के बारे में ही पढ़ेंगे, जंतु का नाम और निशान नहीं है, केवल पादप के बारे में ही पढ़ेंगे। एकदम ध्यान से समझना, कुछ समझ में आ रहा है ना? यानी जो पादप होता है, पादप में प्रमुख जो जनन अंग होता है उसका नाम होता है पुष्प। पुष्प या बतिया सुन, जो जनन अंग होता है पादपों में वो पुष्प में पाया जाता है। अब पुष्प में दो भाग, माने अगर कोई पूछता है ना कि जो पौधा होता है, पौधा में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में। कहाँ पाया जाता है? पुष्प में ही आ जाता है। अब पुष्प में दो अब इसमें होंगे, एक नर पुष्प होगा, नर जननांग पाया जाता है, ठीक है, नर जननांग लिख लो। एक आपका होता है मादा जननांग, मादा जननांग, अभी सब आप आगे पढ़ेंगे मादा जननांग। एक हमने के जयांग भी कहते हैं, जयांग। इसको क्या कहते हैं? पुमंग। पुमंग भइल, पुंकेसर भइल, परागकोश भइल। देख कितना सुंदर ट्रिक बताओ तनी। पुमंग भइल, परागकोश भइल, पुंकेसर भइल, सब प से शुरू होता है। अब पुरुष भी प से शुरू होला, तो पुरुष का मतलब है नर, नर के तीनों भाग होता है। आ जयांग का मतलब है जनानी, जनाना कह दे जनाना, तो जैसे जनाना जैसे जयांग, तो जयांग जो होता है जनाना, जनाना का मतलब स्त्री का भाग होता है। न भूल लें कब। अब एक चीज और बताते हैं, तुम लोग को ध्यान से देखना कि जो अतः ये तो बात जान गए कि जितने भी पादप होते हैं उनमें जो प्रमुख जनन अंग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। और पुष्प में नर भाग होता है उसको पुंकेसर कहते हैं, मादा भाग होता है उसको स्त्रीकेसर कहते हैं। ठीक है, ये जान गए, परिचय थोड़ा सा दिए हम आपको। उसके बाद से आपकी किताब में लिखा गया है, देखो ध्यान से लिखा गया है कि आवृतबीजी पुष्प या आवृतबीजी पौधा, आवृतबीजी पौधा। खूब बढ़िया समझ के तैयारी कर लेवे पाठ के। आवृतबीजी पौधा बहुत आसान है, कितने लोग बता सकते हैं इसको? हाँ, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प क्या होता है? खिलते हैं। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं, जैसे आप चाहे तो सूरजमुखी लिख सकते हैं, आप चाहे तो गुलाब लिख सकते हैं, आप चाहे तो गेंदा लिख सकते हैं, आप चाहे तो गुड़हल लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? तो ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवृतबीजी पौधा, जिसमें पुष्प खिलते हैं। और जिसमें पुष्प नहीं खिलते हैं उसको क्या कहते हैं? अनावृतबीजी पौधा। अच्छा देखो सब लोग याद करो बाबू कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प वह पादपों का जनन अंग पुष्प में ही पाया जाता है। पहला बात आप याद रखो। दूसरा का बात ये याद रखो कि जो पुष्प होते हैं उस पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। आपसे कोई पूछेगा पुष्प के कितने भाग होते हैं तो क्या कहोगे? 4 भाग। आज याद कर लेना, पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग? 4। पुष्प के प्रमुख भाग, प्रमुख भाग कितने होते हैं बाबू? 4। 1 2 3 4। पहला मान लो पुमंग, दूसरा होता है जयांग, बाह्य दल पुंज, और एक क्या होता है? दल पुंज। दल पुंज हम तुमको बताते हैं, देखो कैसे क्या होता है। ये कोई मान लो, ये देखो ये अंडा से होता है, ठीक है। यहाँ से मान लो, यहाँ से कुछ इस तरीके से, चलो ऐसे बनाओ, चलो मान लो कि यहाँ से ऐसे निकला होगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे निकला होगा जो कि रंगीन होता है इस तरीके से। आप 11 में पूरा पढ़े थे। फिर यहाँ से इस तरीके से एक निकला होता है ये वाला हिस्सा, फिर इस टाइप के इस तरीके से ये निकला होता है। तो जो नीचे ये हरे रंग के होता है इसको बाह्य दल कहते हैं हम लोग, बाह्य दल पुंज कहते हैं। और हरी रंगीन होता है गुलाबी लगे तो इसको दल पुंज कहते हैं हम लोग, दल पुंज कहते हैं। इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, इसको पुमंग भी कह सकते हैं। ये जो होता है इसको स्त्रीकेसर कहते हैं, या कितने लोग वर्तिकाग्र भी कहते हैं इसको। ये माने पुष्प के भाग होती है। तो पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4 भाग। अब पुमंग जो होता है पुष्प का नर जनन अंग होता है। जयांग जो होता है
पुष्प का मादा जनन होता है। बाह्य दल पुंज तो भाई नीचे होता है, हरे रंग का होता है। जब जनन की क्रिया संपन्न होती है निषेचन के, तो सूख करके नीचे गिर जाते हैं, टूट कर। कुछ समझ में आया? बताओ सब बच्चा लोग, बताओ सब लोग बताओ, कुछ सीखे कि नहीं सीखे आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब बात आ रही है आपके खूबसूरत एक हेडिंग और आपकी किताब में लिखा है निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। बायोलॉजी में इस बार गर्दा होगा, सबसे अच्छा नंबर तुम लोग लेकर आओ, सबसे अच्छा नंबर। अब मैथ में लड़का जो आ रहा है वो सबसे अच्छा नंबर लेकर आएगा। तुम लोग मैथ बैठ करके तनी लगाओ 20 को सवाल, तब पढ़ाओ तनी जौन जो नहीं क्या होता तब। अरे मैं रोज पढ़ाता हूँ, तुम कभी नहीं पढ़ता, तुम पढ़ो मैं पढ़ाऊंगा। जो मैं करता हूँ भलाई के लिए ही करता हूँ। कब तुम्हारे बारे में खराब सोचे हैं? भले तो हमारे बारे में खराब सोच सके, अलग चीज है। हाँ, तो निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं लगाना तो शुरू को तुम लोग लगाओ तनी। मैं वो रखे हो ना बालाजी, ले लो क्या यहाँ पर, अरे पीछे लो बाबू तनी पर सनाकला निकाल लो जौन पढ़ा दो उसके आगे वाला। आज 25 को सवाल लगा के तू दिखा दो। अरे बहुत 50 को सवाल देने वाले हैं ना संडे के। निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं और घटनाएं। देखो सब लोग याद करो, निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं के बारे में कोई पूछेगा तब क्या बताएंगे? उसके पहले में तो थोड़ा आपको बता दें कि आखिर निषेचन होता क्या, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। निषेचन क्या पढ़ना आपको? निषेचन। निषेचन के पहले एक और चीज आपको पढ़ना है, बात समझिए। चलो पहले इसको पढ़ लेते तब आएगा आगे, ठीक देख लीजिए। कहोगे कि निषेचन से पहले, किसके पहले? निषेचन से पहले। अभी मैं निषेचन भी बताऊंगा आपको, ध्यान से रखना। जो पुष्प के अंदर, निषेचन के पहले जो पुष्प के अंदर परिवर्तन होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं निषेचन पूर्व संरचना या घटना। याद हुआ? कहा गया निषेचन के पहले पौधे के अंदर या पौधे में जो पुष्प होते हैं उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसी को निषेचन पूर्व संरचना या घटनाएं कहते हैं। क्या परिवर्तन होता है सुनो। पहला ही परिवर्तन होता है कि निषेचन के पहले पुष्प में परागकोश का निर्माण होता है। दूसरा का होता है कि परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। बात समझ रहे हैं ना? तीसरा जो होता है, जो वर्तिकाग्र होता है वो रंगमंच के रूप में तैयार हो जाता है। माने निषेचन के पहले सब घटनाएं होती है। परागकोश का निर्माण होगा, परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होगा, फिर वो परागकण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। तो निषेचन पूर्व क्या होती है? घटनाएं होती है। चलो अब बहुत सुंदर आपका चीज आने वाला है। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण, तब उसके बाद से लघु बीजाणु जनन, तब उसके बाद से परागकण के निर्माण, उसके बाद से परागकण के लाभ, उसके बाद से परागकण के हानि। आज इतना मैंने आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? खूब आराम आराम से पढ़ना। चलो निषेचन पूर्व घटनाएं जान गए। अब आगे बड़ी अच्छा चीज, ये मेन है, यह मेन है बाबू, पुंकेसर। पुंकेसर, अच्छा सबको याद है क्या पुंकेसर क्या होता है? कहेंगे सर जो पुंकेसर होता है वह पुष्प के नर जननांग का मुख्य भाग होता है। माने पुष्प का जो नर जननांग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर। जब पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन में तो लैंगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अभी कुछ शुरुआत में ही आपको परिचय में बताया था। तो पुंकेसर का मतलब होता है पुष्प का नर भाग होता है। पु से आया, पु का मतलब पुंकेसर, पु का मतलब पुरुष, तो पुरुष को नर भी कहते हैं। तो ये पुष्प का नर जननांग होता है। बात समझे? अब सुनो, जो पुंकेसर होता है, खूब ध्यान से समझना, जो पुंकेसर होता है इस पुंकेसर के अंदर परागकोश पाया जाता है। जो पुंकेसर होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं परागकोश की, हम बात कर रहे हैं परागकोश की, हम बात करेंगे किसकी? परागकोश की। तो देखो ध्यान से, पुंकेसर के अंदर, पुंकेसर तो एक भाग हुआ, पुंकेसर के अंदर क्या पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है।
और जो पराग कोष होता है द्विपालित होता है। पराग कोष कैसा होता है? द्विपालित। तो खूब बढ़िया संरचना देखना इसको। मान लो ये पराग कोष है, इस तरीके से 2 पालियों में बांटा होता है। इस तरीके से कितने पालियों में बांटा होता है? 2 पालियों में, जिसको हम लोग पराग कोष कहते हैं। माने 2 पाली का मतलब 2 भागों में पराग कोष बांटा होता है। और इसमें 4 लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। कितने? 4। सब लोग याद रखना, सब लोग याद रखना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ पराग कोष किसके अंदर पाया जाता है? पुंकेसर के अंदर। फिर आपसे पूछा जाएगा पराग कोष स्त्री जननांग का भाग होता है कि नर जननांग का भाग होता है, तो क्या कहेंगे आप? और भाई प से बात आ रही है ना, प से पुरुष, ये ट्रिक है, ये ट्रिक से ही पूरा आप जिएंगे। और एक पराग कोष के अंदर माने जो परिपक्व पराग कोष होता है उसके अंदर कितने लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं? 4। कितने लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं? 4 लघु बीजाणु धानी। अच्छा, एक चीज जरूर आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि लघु बीजाणु धानी कहाँ पाया जाता है? पुरुष में कि स्त्री में? तो कहाँ पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। 4 होती है संख्या। एक पराग कोष में 4 लघु बीजाणु धानी होते हैं। और एक चीज और याद रखना, सब लोग याद रखना, इसी लघु बीजाणु धानी के अंदर, इसी लघु बीजाणु धानी के अंदर पराग कण का निर्माण होता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? इसी लघु बीजाणु धानी के अंदर पराग कण का क्या होता है? निर्माण होता है। किसके अंदर? लघु बीजाणु धानी के अंतर्गत। एक पराग कोष में कितने लघु बीजाणु धानी? 4 लघु बीजाणु धानी। बात समझ में आई कि नहीं? अब सब लोग समझ गए ना जो पराग कोष होता है। अच्छा, आप कभी महसूस करिएगा, जाइएगा कभी गुड़हल के पुष्प लीजिएगा, और गुड़हल के पुष्प देखे हो? अरे जब चढ़ाया जाता है, जब चढ़ाया जाता है, पूजे ना करबो तो का जनब? दिल दिया दिलदार को, दिल्ली चली गई, जी चाह के अब उसके बिना जिएंगे नहीं। तार पकड़ के अपना जान दे दी, लेकिन बिजली चली गई। तो वही बात इसमें है कि पराग कोष के अंदर जब माने कोई गुड़हल का पुष्प ले लेंगे और उसको जब टच करोगे हाथ से, तो एक हल्का पीला रंग का उस पर तुमको एक परा दिखाई देगा पाउडर के रूप में, उसी को परागकण कहते हैं। सबका परागकण, अधिकतर जो परागकण होते हैं वह गोल आकार के होते हैं। बात समझ रहे ना? अधिकतर परागकण किसके आकार के होते हैं? गोल आकार के। लेकिन परागकण के पहले हम लोग एक चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम होगा लघु बीजाणु धानी। तब नो, अरे मान लो पहले पराग कोष पढ़े, अब एक अंदरवा जो लघु बीजाणु धानी बा उसको पढ़ेंगे, तब उसका अंदरवा परागकण बा उसको पढ़ेंगे। अब जो बात होगी उसका नाम होगा लघु बीजाणु धानी। चलिए, कुछ बुझाया कि नहीं बुझा? बताओ कैसा लग रहा है बायोलॉजी आपको? लघु बीजाणु धानी पहले ही जानिएगा कि पराग कोष के अंदर पाया जाता है। याद रखेंगे इसको। लघु बीजाणु धानी कहाँ पाया जाता है? पराग कोष के अंदर पाया जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जरूर ध्यान रखेंगे। और एक चीज जरूर याद रखेंगे, क्या कि लघु बीजाणु धानी में कितने परत पाए जाते हैं? 4। सब लोग आपका चित्र दिया, ये चित्र सबसे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला चित्र, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला, यही चित्र आपका खूब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि लघु बीजाणु धानी जो होते हैं, देखो देखो, एक ये परत हुआ, एक ये परत हुआ, एक ये परत हुआ, और एक ये परत हुआ। इसी के अंदर परागकण पाया जाता है। बीजाणु उत्तक कहाँ पाया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है तो बीजाणु उत्तक जो होता है लघु बीजाणु धानी के केंद्र में पाया जाता है। याद रखना, कल एक लड़की पूछी थी 11 में कि सर बीजाणु उत्तक कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे बीजाणु जो उत्तक होता है वह कहाँ पाया जाता है? लघु बीजाणु धानी के केंद्र में पाया जाता है। कितने इसके परत होते हैं बाबू? 4 परत होते हैं। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एपिडर्मिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा होता है। दूसरा होता है मध्य परत, नहीं मध्य परत नहीं होगा, अंतरथीसियम होगा, अंतरथीसियम होगा। इसको अंग्रेजी में एंडोडर्मिस कहते हैं। एक होता है आपका मध्य परत, जिसको अंग्रेजी में इंटरमीडिएट लेयर कहते हैं। देखो ना, इंटरमीडिएट लिखला बा, हाँ मिडिल लेयर, तो मध्य परत इसको कहते हैं। और सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम। आई तो मान लीजिए कि बीजाणु उत्तक होता है, बीजाणु उत्तक। तो कितने परत पाई जाती है? 4 पाई जाती है। अच्छा, अब हम बताते हैं, तुम लोग को ध्यान से समझो। आपसे कोई पूछता है कि बताइए बाह्य त्वचा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बाह्य त्वचा जो होता है वह बीजाणु, वह लघु बीजाणु धानी के सबसे बाहर पाया जाता है,
और यह पराग कण या लघु बीजाणु धानी के माने फटने में सहायता करता है, स्फुटन में सहायता करता है। बात समझ रहे हैं। दूसरा का जो होता है मध्य परत का है एंथीसियम, ये बाह्य त्वचा और मध्य परत के बीच में पाया जाता है, बाह्य त्वचा और मध्य परत के बीच में पाया जाता है। और ये भी परागकण की स्फुटन यानी फूटने में सहायता करता है। मतलब परागकण बहरी निकली तब नहीं कुछ का हुई हो, तब न उड़ी तो जाई तो जाकर वर्ती का पर गिरी तो फिर एगो नया तरह लगे का बनी, पौधा बनी, और पौधा में नया फूल बनी। वो फूल के पंडित जी तुरियन या के मंदिर पर चढ़ैन, कहन कि हे भगवान हमार मुराद पूरा कर दो जल्दी से। इंतजार 2018 18 गो 19 गो 20 गो 21 गो अभी ले मुराद पूरा ना भई तो फूल चढ़ावला से ना होई, पढ़ला से डॉक्टर न आदमी बनी, पढ़ तब न डॉक्टर बनी हो। ये बात में आगे बढ़ते हैं। मध्य परत, मध्य परत जो होता है ना वह एंथीसियम और टेपिटम के बीच में पाया जाता है। यह भी स्फुटन में सहायता करता है। तीनों स्फुटन स्फुटन स्फुटन, तीनों स्फुटन स्फुटन स्फुटन, चौथा लूटन। तो अगर बाद से आपका चौथा जो होता है वह होता है टेपिटम। चौथा क्या होता है? टेपिटम। अच्छा, टेपिटम का क्या काम होता है? टेपिटम पोषण देता है भाई, परागकणों को पोषण देता है, सुरक्षित रखता है। कौन? टेपिटम। सबको याद हुआ था टेपिटम के बारे में, मत भुलाना कब टेपिटम जो पूछेगा था आपका। बात समझे? तो ये आपका था लघु बीजाणु धानी की संरचना। कोई पूछेगा आपसे तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बताओ सब लोग। लघु बीजाणु धानी कभी आप भूलने वाले नहीं है। कितने इसमें परत पाए जाते हैं लघु बीजाणु धानी में? चारों का नाम याद हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग बता देंगे कि नहीं बता देंगे? सब लोग बता देंगे। ठीक है, चलो आगे अब कदम रखेंगे हम लोग। अब आपके आएगा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, अच्छा आपको याद है? कोई बताएगा लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? हाँ, एकदम सही लड़का बोला, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। चलो, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं तो सबको याद हो गया होगा। कितना जनन हम लोग पढ़े बताओ? हेलो जनन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जनन पढ़े, फिर से लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, अभी गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, कितना जनन पढ़ेंगे। ओके, बस आपन जनन अभी बाकी है। अरे हम वो ना पढ़ाए, ओके, दूसरा स्पेशल टीचर है वो पढ़ाएगा। अब आते हैं लघु बीजाणु जनन। तो अगर लघु बीजाणु जनन कहता है तो क्या कहेंगे कि जब, ध्यान देना, कि जब एक लघु बीजाणु धानी से, कितने? एक लघु बीजाणु धानी से नए लघु बीजाणु धानी क्या होता है? निर्माण होता है, तो उसी को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। उसी को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कि जब एक लघु बीजाणु धानी से, अच्छा एक बार में 4 गो लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। एक बार में कितने लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है? 4। ये ध्यान रखना। सब लोग बता दोगे ना कि मात्र, इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, मात्र माने माता, माता लघु बीजाणु धानी से नए लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है, तो उसी कहते हैं लघु बीजाणु जनन। समझ गए सब लोग? अच्छा, अब आ जाओ सीधे पराग कण के पास। किसके पास? पराग कण के पास। देखो सब लोग याद रखो कि जो पराग कण होता है, ये कितना लगा ली तुम लोग? 10-15 को लगा कि नहीं? बताओ ना। बालाजी वाले हंस रहे तुम पर, कह रहे हैं कि 25 को कभी एको गाना लागल। वो देखो 2 को सदिक लगाई ना। शेर है, शेर क्या कितना शेर बना दिए हैं हम कि खाली साला बिलाई के देख के पूछे हिलावत रहे। पराग कण के पास हम लोग चलते हैं, आओ। अच्छा ये बताओ, परागकण जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणु धानी होता है उसके अंदर। सुनो बनी बायोलॉजी के तू टॉपर स्टूडेंट हो, तो जब लघु बीजाणु धानी वही में 2 गो चोल पावल जाला। कगो चोल? हाँ, एगो बाह्य चोल, एगो चोल। चोल पर बहुत हंसता रू। अरे चोले कहते हैं, कुछ और ही नहीं कहा, तो यह कहा जाएगा बाह्य चोल।
आयोग क्या होता है? अंतःचोल, अंतःचोल। अच्छा ये बताओ, जो बाह्य चोल होता है वह किससे बना होता है? बाह्य चोल बना होता है एस्पोरोपोलेनिन से, एस्पोरोपोलेनिन से बना होता है। अच्छा ये बहुत कठोर होता है, ये बहुत क्या होता है? कठोर होता है। पहले याद रखो सब लोग, एस्पोरो खुरदुरा भी होता है, पोलेनिन कोमल ना वाला ही खुरदा कठोर होता है, अंतःचूल होता है। एस्पोरोपोलेनिन होता है। अच्छा देखो ये इतना कठोर होता है कि टूटता ही नहीं है। बात समझ रहे हो? ये टूटने के बाद छोड़ो, इसको कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको गला दे, कोई नहीं गला सकता इसको, कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको तोड़ दे। देखना तनी ऐसा कहीं आपके सुनो ध्यान से, कहीं माने तनी ऐसा एक छिद्र पाया जाता है जिसको जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहता है? जनन छिद्र। इसी से बाहरी पदार्थ का आदान प्रदान इसके अंदर होता है, बाह्य कण जो पराकण होता है। थोड़ा सा परत पर एक छोटा छिद्र पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। अब एक चीज बता देते हैं तुम लोग को, जो आयु अंदर वाला देख रहा अंतःचोल, इस सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज लिख लो, प्लस पेक्टिन का बना होता है। सेलुलोज किसके बना होता है? पेक्टिन का। ये ध्यान रखना, ये कोमल होता है। ये क्या होता है? कोमल होता है। अच्छा एक बड़ी चीज बा कि मान लेते दूगो तो लिखा गई, इनमें दूगो कोशिका पाया जाता है। कौ कोशिका? दूगो। केकरा अंदर? केकरा अंदर? पराग कण के अंदर कितने? दो। कितने कोशिका? जो बड़ी वाला होता है उसको क्या कहते हैं? कायिक कोशिका। जो बड़ा वाला होता है कायिक कोशिका, और जो छोटा वाला होता है उसको जनन कोशिका कहते हैं। समझ रहे हो? जनन कोशिका कहते हैं। सबसे नीचे वाला जो फिगर हुआ है, बड़ा वाला को क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। छोटा वाला क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? बताओ। अब आओ पराग कण से हानि, पराग कण से हानि। खजुए धड़ी बेकारे, पत्थर की खजुए धड़ी बेकारे, तोरा एथी में खजुए पकड़ हमके मुँह बेकारे, किसने देने आप लोग? यही है। परागकण से हानि की बात होगी तो परागकण कुछ लोगों को क्या करता है, अगर टच करेंगे ना, कहीं टच करिएगा तो खजुआ आना शुरू हो जाता है। वैसे लड़कियों को ज़्यादा खजुआट होता है, हुआ भी होगा तो ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। एलर्जी जिसको कहते हैं, श्वसन संबंधी बीमारी होती है। श्वसन संबंधी बीमारी दामा रोग हो जाता है। बात समझ रहे ना? सांस लेने में तकलीफ होती है, किसी को हुआ भी होगा इसमें। तो इस सब प्रक्रिया होती है। मन हुआ तो दवाई खाई तो ठीक हो गया। तो लाभ भी बा, मानो तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तरह का काणी से अगर पिया दी तो लगभग घोड़ा खान दौड़े, वाह बम बमा के जाओगी, बम बमा के आओगे एकदम, मानो पावरफुल हो जाता है। पराग कण, बात समझ रहे हैं ना? पराग कण जो होता है ये घोड़ा की तरह क्या करता है? दौड़ाने का कार्य करता है। बात समझ रहे हो? आप पराग कण क्या कर माने समझे कि तरह के पिया दे ले बाबू बलराम बाबू तारा के तो दू काबिल 25 सवाल वाला करे, दिमाग खुल जाता है। तो कहानी वही थोड़ा पिया जाला माने जैसे ही पिया जाता है। तो परागकण से हानि भी है और परागकण से क्या है? लाभ भी है। आज इतना हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे बस।